जय हिंद। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से मैट्रिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह मैट्रिक्स का तीसरा लेक्चर है और पहले और दूसरे लेक्चर में मिला के हम लोग टारगेट गैस पेपर से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 45 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग यह क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर सॉल्व करने जा रहे हैं उसके बाद के प्रॉब्लम को। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये सारे प्रॉब्लम हैं आपके गैस पेपर में। इस सभी प्रॉब्लम को आप ठीक तरह से ज़रूर देख लें। और चूँकि मैं आप लोगों को जो बताऊंगा तो इसके सारे क्वेश्चन को हमने अपनी कॉपी में लिख लिया है और कॉपी में लिखने के बाद एक एक प्रॉब्लम का डिस्कशन आपको मिलने वाला है। अगर आपके पास बुक हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बुक देखकर ही समझ सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन का भी कलेक्शन रहेगा। इसके बावजूद भी अगर क्वेश्चन के लिए गैस पेपर नहीं है तो आप आराम से देखते रहिए और समझते रहिए। कहीं ना कहीं ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही हैं। और आप चाहे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स तो सभी बोर्ड के लिए एक ही होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी का एक ही तरह का होता है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना और इसको ठीक तरह से समझना। जैसा कि आपको हमने कहा कि क्वेश्चन नंबर 46, तो 46 में आप देखेंगे क्या कि ये दोनों मैट्रिक्स का सम है आपका। तो सिंपल है, वन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी संगत एलिमेंट को हम लोग ऐड करते चले जाते हैं, जोड़ते चले जाते हैं। यहाँ पे 1 + a हो जाएगा, ये 1 + a आपका हो गया। इसके बाद यहाँ पर 2 + b हो जाएगा, अगला एलिमेंट 2 + b हो जाता है आपका। उसके बाद यह जो अगला एलिमेंट है आपका 3 + c, तो यहाँ लिखेंगे 3 + c। और उसके बाद ये 4 + d, तो ये आपका 4 + d हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको जहाँ भी देखने को मिलेगा वहीं आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा कहता है कि मैट्रिक्स A एंड B विल बी इन्वर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का इन्वर्स है। तो यह तभी हो सकता है कि जब AB = BA हो या AB = BA हो और यह 0 के बराबर हो, या तो ये हो या तो ये हो। तो इसमें सही ऑप्शन जो है आपका D हो जाएगा। याद रखिए कि A जो है B यूनिट मैट्रिक्स होगा तभी हमारा एक दूसरे का यह इन्वर्स होगा। यह चीज़ जो है आप लोग ऑलरेडी जब मैट्रिक्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें निश्चित रूप से बताया गया होगा। अगर मैट्रिक्स को आप शुरू से नहीं पढ़े हैं तो RS अग्रवाल बुक का पूरा सॉल्यूशन मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आप या याद रखिएगा AB या BA = यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यह दोनों एक दूसरे का इन्वर्टिबल होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 48, तो 48 में देखिए AIJ जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यह स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगा जबकि नंबर ऑफ रोज = नंबर ऑफ कॉलम हो जाए आपका। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपको यहाँ ऑप्शन A में देखने को मिल रहा है। तो A हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है कि AB द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर यह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, तो देन एडजॉइंट A आपको बताना है। तो हमने पिछले वीडियो में भी आपको यह बताया था कि एडजॉइंट A जो होता है आपका = A का डिटर्मिनांट और n-1। अगर A आपका n/n मैट्रिक्स हो, लेकिन यहाँ पर A जो है आपका 3/3 मैट्रिक्स है, n/n के जगह पे 3/3 आ गया। तो यहाँ n के जगह पर आप क्या रख दीजिए, 3 रख दीजिए। 3 - 1 करेंगे तो A डिटर्मिनांट पर पावर जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको देखिए कहाँ मिल रहा है, B में देखने को मिल रहा है। तो B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 50, तो इसमें कहता है A जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और A इन्वर्स इज इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ A, यानी कि ये दोनों A इन्वर्टिबल है और A इन्वर्स है आपका। तो निश्चित रूप से इस दोनों का प्रोडक्ट जो होगा आपका क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा।
है ना। ध्यान रखिएगा कि अगर ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब मान लीजिए ए आपका 3/3 ऑर्डर का हो तो ए इन्वर्स भी 3/3 ऑर्डर का होगा और यूनिट मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर का ही होगा। तो इसको ध्यान में रखना है। ओके, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग अभी तुरंत डिस्कस किए हैं थोड़ा सा ऊपर में, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में भी इसी तरह का क्वेश्चन डिस्कस हम लोग किए हैं। और यहाँ पर इस गैस पेपर की विशेषता यही है, विशेषता कहिए या इसकी बुराई कीजिए, कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हमको रिपीट मिलता है, यानी कि रिपीट होता है बहुत सारा क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि साइन 20 डिग्री है, ये आपका मैट्रिक्स दिया गया है, देख ही रहे हैं। अब इसका वैल्यू के बारे में ये कह रहा है, ये तो वैल्यू ही है आपका, मैट्रिक्स तो है नहीं। तो इसका वैल्यू को हम लिखने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट समझ लेते हैं। अब फिर इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन में क्या होता है कि साइन 20 इंटू कॉस 70, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 20 इंटू कॉस 70 डिग्री। अब बीच में माइनस आता है और उसके बाद यहाँ पर साइन 70 इंटू कॉस 20 है और इसके पहले है आपका माइनस, तो फिर यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन 70 इंटू कॉस 20 हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस मिल के हो जाएगा आपका प्लस। अब याद कीजिए कि यह साइन ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला है, किसके लिए है, ए प्लस बी का फॉर्मूला जिस तरह से होता है उसी तरह से इस पर यह बैठ जाएगा और यहाँ पर साइन 20 प्लस 70 हो जाएगा। और साइन 20 प्लस 70 कहने का मतलब साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू जो होता है आपका 1 होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। अब इसके बाद ये देखिए ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या होगा आपका, तो इस तरह का स्थिति में यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब इसके सपोर्ट के लिए आप जो है एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको समझने के लिए अब ए ट्रांसपोज हमको निकालना है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि रो जो है आपका कॉलम में आ जाएगा, रो जो है आपका कॉलम में आ जाएगा, रो जो है आपका कॉलम में आ जाएगा। अगर आप ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं तो देखिए क्या होता है कि 1 में 1 को माइनस किए तो 0 हो गया, फिर 4 में 2 को माइनस किए तो आपका 2 हो गया, 7 में 3 को माइनस किए तो ये आपका 4 हो गया। अब फिर यहाँ 2 में 4 को माइनस किए तो -2 आ जाएगा, 5 में 5 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद हमारा 8 में 6 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 में 7 को माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा, 6 में आप 8 को माइनस करते हैं तो -2 आता है और 9 में 9 को 0। तो इस तरह से दो ये देख रहे हैं ना आप, ये किसका फॉर्म है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखिएगा कि डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होता है और ये हमेशा अपोजिट साइन में होता है। जैसे ये पोजीशन है आपका 1 2 का, माफ करेंगे 1 2 का, तो 2 1 का जो है साइन एक दूसरे के अपोजिट होगा। जैसे 4 यहाँ पर प्लस में है तो 4 यहाँ पर माइनस में है, यहाँ 2 माइनस में है तो ये आपका प्लस में है, अपोजिट साइन होता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 53 ये कहता है टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल। कन्फॉर्मल कहने का मतलब कि जब दो मैट्रिक्स कन्फॉर्मल होता है तभी हम उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। तो याद रखिए इस स्थिति में हमेशा ए का जो है कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो होता है बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होता है। यानी कि ए अगर 2/3 मैट्रिक्स है और बी जो है आपका 3/4 मैट्रिक्स होगा या 3/5 मैट्रिक्स होगा या 3/2 मैट्रिक्स होगा, जो कुछ भी हो, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ए का नंबर ऑफ कॉलम बी का नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, तभी हमारा वो प्रोडक्ट हो सकता है, उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है सी था, तो सी को हमने यहाँ पर लिख लिया है और आपको समझाने का प्रयास किया है।
यहाँ पर अब देखा जाए कि 54 में हमारा a इक्वल टू दिया गया है, आपको a क्यूब निकालना है। यानी कि इसको जो है आपको 1 - 1 - 1 और 1 को मल्टीप्लाई कर देना है कितने बार, 3 बार। तो पहले हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1 - 1 - 1 और 1 को। तो इसका क्या रूल है भैया, इसका रूल है इसका रो और इसका कॉलम। तो 1 × 1 1 होता है, फिर -1 × -1 तो यह भी आपका 1 ही होता है। तो ये सब मिलके आपका 2 हो गया। अब देखिए इसका पहला रो, इसका दूसरा कॉलम, तो 1 × -1 तो -1 हो गया। -1 × 1 तो ये आपका -1 ही हुआ, तो ये आपका -2 आ जाता है। इसके बाद हम इसको लेते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह भी आपका -2 आ जाएगा। फिर इसको लेते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका 2 आ जाएगा। अब इसका जो है इसका प्रोडक्ट हमारा होने वाला है, जैसे 2 - 2 - 2 और 2 का प्रोडक्ट जो होने वाला है किसके साथ, 1 - 1 और -1 और 1 के साथ। सबसे पहली बात है कि इसमें हम 2 जो है कॉमन ले सकते हैं। तो 2 जब कॉमन हम ले लिए तो 1 - 1 - 1 और ये 1 इस तरह से हुआ, और ये जो हो गया आपका 1 - 1 - 1 1 ये हो गया आपका। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगा, क्योंकि अभी देखिए तुरंत हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, तो 2 यहाँ पहले से है ही। अब फिर उसके बाद 2, अब फिर उसके बाद यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर आपका 2, तो ये चीज़ में भी 2 हमारा कॉमन आ जाएगा। तो ये आपका जो बचा, क्या बच गया, ये आपका बच जाता है +1 -1 फिर -1 1, और ये चीज़ क्या है आपका, यही a है, यही a है आपका, देख रहे हैं। तो यानी कि 4 × क्या हो गया आपका, a हो गया। 4 × a आप ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो इसमें हमको देखने को मिलता है C में, तो C हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद कॉस ये जो है आपका 90 डिग्री दिया गया है। अब यहाँ पर इसका वैल्यू आपको निकालना है, तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसका वैल्यू निकालने की इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो cos θ × cos φ हो गया आपका। अब फिर इसके बीच में माइनस साइन आएगा और यह sin φ × sin θ हो जाएगा। अब याद कीजिए cos a + b के लिए फॉर्मूला, यानी कि cos θ + φ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, cos a × cos b यानी cos θ × cos φ, साइन माइनस आता है, प्लस अगर यहाँ रहता है तो यहाँ माइनस आता है, sin φ × sin θ। अब देखिए θ + φ का वैल्यू 90 डिग्री है, अगर cos 90 डिग्री लिखते हैं हम तो क्या हो जाता है, यह 0 हो जाता है। तो जहाँ भी ऑप्शन में 0 हम देखेंगे उसी को हम लोग इसको सही मान लेंगे। इसके बाद हमारा देखिए 56 में ए मैट्रिक्स B इज़ द इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ A है ना, तो देन AB, अब BA करेंगे तो क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा। इस तरह का क्वेश्चन तो आप लोग बना ही चुके हैं, समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ पर जब इन्वर्स एक दूसरे का इन्वर्स हो तो दोनों का प्रोडक्ट जो होता है हमेशा यूनिट मैट्रिक्स आता है, इसको याद रखिए। इस तरह का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निश्चित रूप से आप लोगों के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं 57 में। तो 57 में आप देख रहे हैं कि यही आपका दिया गया है। तो 57 में ए बी दिया गया है और आपको a = b अगर हो तो अल्फ़ा का वैल्यू आपको निकालना है। तो 4, अब देखिए अगर a b इक्वल होता है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होता है, यानी कि 4 अल्फ़ा जो है यह 16 के बराबर होगा। यहाँ देख रहे हैं 0 है तो यहाँ भी 0 है, सही बात है। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होगा ही, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा। तो ये इसका हरे संगत एलिमेंट जो होता है, संगत मेंबर जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो इस हिसाब से हम लोग 4 अल्फ़ा को 16 लिख सकते हैं और इसमें अल्फ़ा का वैल्यू 16/4 कर देते हैं, तो ये हमारा 4 आ जाता है आंसर। अब हम जहाँ भी 4 देखेंगे ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में उसी को हम टिक लगा देंगे।
अब यहाँ पर ये देखिए, ये कह रहा है कि मैट्रिक्स जो है आपका कैसा मैट्रिक्स है, तो यहाँ H तो यहाँ H, यहाँ तो G यहाँ G, यहाँ F यहाँ F, और डायगोनल एलिमेंट अलग अलग है, तो इसको हम लोग कैसा मैट्रिक्स कहते हैं? सिमेट्रिक कहते हैं। कैसा मैट्रिक्स कहते हैं भैया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और याद रखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट जो होता है 0 होता है, तो इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब इस दोनों को ऐड कर देना है, बड़ी आसान सा बात है। 1 को 0 से ऐड करेंगे तो 1 होगा, 0 को 1 से ऐड करेंगे तो 1 होगा, 0 को फिर यहाँ 1 से ऐड करते हैं तो 1 होता है, 1 को फिर 0 के साथ ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो ये 1 होगा, 1 1 1 1 आपका आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको जहाँ देखने को मिलेगा उसी में आप सही मार दीजिएगा, उसी ऑप्शन को करेक्ट बोल दीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 में ए दिया गया है, तो क्या ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इसका, कि ए इन्वर्स जो है नहीं एग्जिस्ट करेगा? डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 होगा, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है भैया। इसका वैल्यू जब निकालते हैं हम लोग, इसका वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारा क्या आता है? 1 माइनस 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, 0 का स्क्वायर बराबर 1 आता है, जो कि 0 के बराबर है ही नहीं, जो कि आपका क्या है? नॉन सिंगुलर है। कैसा है भैया? नॉन सिंगुलर है। अब जो भी नॉन सिंगुलर होता है उसका इन्वर्स आपका एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए इन्वर्स एग्जिस्ट लिख देंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। तो 61 में देखिए, इसमें भी हमको वैल्यू निकालना है, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको पहले डिटर्मिनेंट में समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे हम लोग? डिटर्मिनेंट में वैल्यू निकालने वाली बात आएगी तो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। अब फिर उसके बाद माइनस, अब फिर यहाँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा जो कि माइनस में है, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो 1 हम किस में देख रहे हैं? बी में देख रहे हैं, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब इसको जरा सा समझ लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए याद रखिए हमेशा डायगोनल का एलिमेंट जो कुछ भी हो, है ना। अगर यहाँ 4 है तो इधर भी 4, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ आपका 6 है तो यहाँ भी आपका 6, यानी कि ये पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट जो है आपका मिलना चाहिए, ये पार्ट जो है आपका मिलना चाहिए, है ना। यानी कि ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं, ये पोजीशन है कौन सा? दूसरा एलिमेंट, पहला रो का दूसरा एलिमेंट। तो निश्चित रूप से दूसरा रो का पहला एलिमेंट जो होगा दोनों आपका बराबर होगा। अब देखिए ये 5 जो है पहला रो का तीसरा एलिमेंट है, तो निश्चित रूप से तीसरा रो का पहला एलिमेंट जो है आपका बराबर होगा। तो इस कंडीशन को जो भी सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं। तो सिमेट्रिक ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। तो 64 में कहता है क्या कि इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट इतना इक्वल टू इतना है, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। अब राइट साइड में 0 है तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मैट्रिक्स हो जाएगा। ए इनवर्स इंटू 3a का स्क्वायर, अब फिर ए इनवर्स इंटू 2a का स्क्वायर, अब फिर ए इनवर्स इंटू 5a, अब फिर उसके बाद ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको जो है आप देखिए यहाँ पर एक ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 3, यहाँ पर ए क्यूब है, 3a स्क्वायर तो बचा ही, और एक ए जब ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो वो आई हो गया, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अगर ए, ध्यान दीजिएगा, इनवर्स ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दें इसके इनवर्स के साथ तो इसका जो है यह यूनिट मैट्रिक्स होता है।
तो वही चीज़ हो गया, एक ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ एक ए का प्रोडक्ट ए इन्वर्स के साथ हुआ, तो 2a हमारा क्या हो गया, आई हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पर 5 भी है, ए भी है, ए इन्वर्स भी है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 5i हो जाएगा सिर्फ आपका। ए इन्वर्स आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट मैट्रिक्स को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो वो वही रह जाएगा। अब यहाँ ए इन्वर्स अकेला रह गया है, तो ए इन्वर्स का वैल्यू निकालने के लिए ए इन्वर्स को लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाद बाकी सबको राइट साइड में लेके चले जाएंगे। अब इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो 3a का स्क्वायर ही लिखेंगे माइनस में भैया। क्यों? क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो वही होता है। जैसे a को i से मल्टीप्लाई कर दिए तो यह a ही होगा, b को हम i से मल्टीप्लाई कर दिए तो यह b ही होगा। उसके बाद यहाँ फिर a को i से मल्टीप्लाई किया गया है और इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो सिर्फ 2a हमको मिलेगा। अब फिर ये टर्म जो है राइट साइड में जाएगा तो -5i मिल जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, ए इन्वर्स का वैल्यू इतना हो गया। अब ये ऑप्शन, जिस ऑप्शन में ये आंसर आपको दिखे उसी में आप टिक लगा दीजिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है फिर 65 को हम लोग सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करना है। तो पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट के साथ तो 1 × 5, तो ये आपका क्या हो गया, 5 हो गया। उसके बाद 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो 1 × 6 तो 6 हो गया आपका, इसका काम हो गया। अब 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर है और ये आंसर जो है जिस ऑप्शन में मिलता है उसी को आप सही मान लीजिए। उसके बाद आपका 2 मैट्रिक्स दिया गया है, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब इसके संगत एलिमेंट जो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि y = 7 के बराबर होगा, x = 2x - 1 होगा। तो x = 2x - 1 होगा और इससे -x = -1 मिलता है, x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1। चूँकि 2x को लेफ्ट साइड में लाएंगे हम लोग तो -x हो जाएगा, x - 2x तो -x हुआ। अब फिर -1 राइट साइड में है, x का वैल्यू 1 निकल गया। यहाँ डायरेक्ट y का वैल्यू हमारा 7 आ ही जाता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए x है, x क्या है आपका 0 1 1 0 है, तो इसको देख के आप कह सकते हैं ना कि ये क्या है आपका यूनिट मैट्रिक्स है। तो यूनिट मैट्रिक्स की क्या विशेषता है, यूनिट मैट्रिक्स को 2 बार भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये यूनिट मैट्रिक्स ही रहेगा। यूनिट मैट्रिक्स को आप 3 बार भी मल्टीप्लाई कर दो तो यह आपका यूनिट मैट्रिक्स ही रहेगा। यूनिट मैट्रिक्स को आप 8 बार भी मल्टीप्लाई कर दो तो यह आपका यूनिट मैट्रिक्स ही रहेगा, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा आंसर। तो ये चीज़ ऑप्शन में जहाँ पर आपको मिलेगा उसी में आपको टिक लगा देना है। अब यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करने के लिए तो हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग मल्टीप्लाई कर ही लेंगे। 7 × 0 1 कीजिए तो 7 होता है, 6 × 0 कीजिए तो 0 हो जाता है, फिर 7 × 0 कीजिए तो 0 होता है, फिर 6 × 1 कीजिए तो आपका 6 हो जाता है। अब फिर ये पहला रो का दोनों कॉलम के साथ हो गया, फिर दूसरा रो का दोनों कॉलम के साथ करते हैं तो 0 × 1 -1 × 0 तो 0 ही होता है, फिर 0 × 0 -1 × 1 तो ये आपका -1 होता है। तो ये आपका प्रोडक्ट आ जाता है और ये ऑप्शन आपको जहाँ पर देखने को मिले, जैसे देख लीजिए यहाँ सी में हमको देखने को मिल रहा है तो इसी में टिक लगाइएगा, लेकिन आपके बुक में दिया हुआ है सही आंसर इसका बी है, तो बुक का आंसर आपका गलत है मेरे ख्याल से, ठीक ना। ये बी आंसर इसका नहीं हो सकता है, कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका गलत है। इसके बाद हमारा यहाँ पर है इस दोनों का प्रोडक्ट हमको निकालना है, तो इसका रो का प्रोडक्ट जो है इसके कॉलम के साथ होगा, तो संगत को 2 का संगत 2 का करस्पॉन्डिंग 5 है तो यहाँ 10 हो गया,
फिर 5 का करस्पॉन्डिंग 15 है, तो 5 इंटू 15 250 हो गया। ये काम ख़त्म हो गया। अब 8 और 10 को लेते हैं। 8 इंटू 5 करेंगे तो 40 हुआ, फिर 10 इंटू 50 करेंगे तो 500 हुआ। तो इस तरह से आपका नया जो मैट्रिक्स मिला प्रोडक्ट करने के बाद, ये आपका 260 और यहाँ पर 540 मिलता है। और ये मैट्रिक्स आपको जिस ऑप्शन में मिले उसी को आप सही मान लीजिए, उसी को आप करेक्ट कह दीजिए। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ए जब दिया गया है तो एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देते हैं, तो यही आपका एडजॉइंट ए हो जाता है। तो यहाँ कोफैक्टर लिखना है, जैसे 2 का कोफैक्टर निकालना है तो 2 का रो कॉलम को ढक दीजिए, तो यहाँ 4 बचा। और याद रखिए कोफैक्टर में हम लोग साइन जो लेते हैं, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, इसका साइन माइनस और इसका साइन प्लस होता है। अब कोफैक्टर निकालिए 3 का, तो 3 का निकालेंगे तो 3 का रो और कॉलम ढकेंगे तो 1 बचेगा, है ना। तो 3 के जगह पे हम 1 लिख देंगे। अब फिर उसके बाद 1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो 1 का रो और कॉलम को ढकते हैं तो 3 बच जाता है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। अब 4 के लिए रो और कॉलम को काट दीजिए तो 2 बचता है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज आपको लिखना है, यानी कि 4 को लिखिए, अब 1 को ला दीजिए, ये रो में है तो इसको कॉलम में ला दीजिए। अब फिर ये -3 और 2, तो ये ऑप्शन आपको जहाँ देखने को मिले उसी को आप टिक लगा दीजिए, है ना, उसी को आप सही कह दीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।